गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हैं आप लोग? वेरी गुड आफ्टरनून। चलिए जल्दी से आइए, सभी लोग फिर स्टार्ट करते हैं। और जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि पिछली क्लास में हमने जो डिस्कशन किया था, आयरन कार्बन डायग्राम हमने समझा था, ठीक है। और बारीकी से इसमें क्या क्या चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, वो सारा डिस्कशन हम लोग पिछली क्लास में कर चुके थे। तो एक बार जल्दी से साउंड वगैरह चेक कर लो कि सब कुछ ठीक है या नहीं। हमने समझा था, ठीक है। इसे क्या चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, वो सारा डिस्कशन हम लोग पिछली क्लास में। चलिए, मेरी तरफ से सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। ठीक है विवेक, वेरी गुड। तो एक बार मुझे बताइएगा, पिछली क्लास तक आपका अगर कोई भी किसी भी पॉइंट में कोई भी कंफ्यूजन है, ठीक है, कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आया है, तो आप बिल्कुल पूछ सकते हैं। बाकी आज की कहानी को फिर करते हैं स्टार्ट। ठीक है, वेरी गुड। चलिए, बहुत अच्छे। ठीक है राहुल, सब कुछ बिल्कुल ठीक है। वेरी गुड। चलिए, तो आज पहले कुछ पॉइंट और समझ लेते हैं और फिर लास्ट में कुछ क्वेश्चन देखेंगे। अभी तक हमने जितना भी पढ़ा है उसके ऊपर आए हुए क्वेश्चन की प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन उससे पहले दो तीन पॉइंट हैं जो आपको समझने होंगे, ठीक है। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो बच्चे, आज हम बात करेंगे कुछ माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट की। वेरी गुड आफ्टरनून, ठीक है। चलिए, तो आज हम क्या बात करने वाले हैं? आज हम कुछ माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट की बात करेंगे और उनके अंदर क्या क्या मैकेनिकल प्रॉपर्टीज देखने को मिलती है, ये डिस्कशन हम करने वाले हैं, ठीक है। तो आपकी हेडिंग होगी आज की माइक्रो कल क्लास नहीं लिए थे सर। विशाल, थोड़ा सा ना ये आपका टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। सिस्टम में प्रॉब्लम थी, कैमरे में थोड़ी प्रॉब्लम थी, तो इस वजह से बीच में कुछ क्लासेस बंद हो गई। तो अब कैमरा सर्विस होकर सब कुछ इसमें जो गड़बड़ थी वो ठीक होकर आ गया है। आपकी क्लास अब रेगुलर होगी। सैटरडे कहीं और से क्लास ली थी और आज अपने यहाँ से ही क्लास ले रहे हैं, तो इसलिए बीच में आपकी क्लास बंद हो गई थी। चलिए, तो बच्चे सबसे पहले हम इसमें आज बात करेंगे इसकी, ठीक है। ये आपका होगा स्फेरोडाइट। जैसे कि मैंने आपको बताया है इससे पहले कि आयरन कार्बन डायग्राम में हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं, फेज की बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से फेज पाए जाते हैं, ठीक है। तो इसी में ही जैसे मैंने आपको परलाइट बताया, थोड़ा सा परलाइट के बारे में और जानेंगे आज, ठीक है। एक आपका माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट या फेज का जो मिक्सचर होता है, ये आपका होता है स्फेरोडाइट, ठीक है। चलिए बच्चे, अगर स्फेरोडाइट की बात करें, इसमें कौन कौन से फेज प्रेजेंट रहते हैं या किस किस फेज से मिलकर ये बना होता है, ये क्वेश्चन कभी कभी एग्जामिनर पूछ लेता है। तो अगर स्फेरोडाइट की हम बात करें, ठीक है, और इसमें कौन कौन से फेज प्रेजेंट होते हैं, तो ये मिलकर बना होता है अल्फा फेराइट से, अल्फा फेराइट और आपका Fe3C यानी कि सीमेंटाइट। अल्फा फेराइट इसमें ज्यादा मात्रा में होगा और अगर Fe3C यानी कि सीमेंटाइट की बात करेंगे तो ये कम मात्रा में होता है। तो माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट में सबसे पहले हमने देखा स्फेरोडाइट। स्फेरोडाइट में कौन कौन से फेज प्रेजेंट होते हैं, तो ये अल्फा फेराइट और Fe3 से मिलकर बना होता है, ठीक है। बच्चे, अगर इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करें, अगर इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं, अगर इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करें, तो ये होता है सॉफ्ट एंड डक्टाइल। ये होता है सॉफ्ट एंड डक्टाइल, ठीक है। या हम कह सकते हैं कि जितने भी फेज हम पढ़ेंगे, ठीक है, जितने भी माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट की हम बात करेंगे, सबसे ज्यादा जो सॉफ्ट यहां पर रहने वाला है, या सबसे ज्यादा
प्रॉपर्टी जिसकी रहने वाली है ये होता है स्फेरोडाइट। ठीक है, स्फेरोडाइट क्या होता है? स्फेरोडाइट एक माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट है जो अल्फा फेराइट और Fe3 से मिलकर बना है। अगर इसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करें तो ये होता है सॉफ्ट एंड डक्टाइल। ठीक है, चलिए बच्चे, अगर इसमें हम अरेंजमेंट ऑफ फेजेस की बात करें तो यहां पर क्या रहने वाला है? रिलेटिवली स्मॉल Fe3C स्फीयर लाइक पार्टिकल्स। ठीक है, अगर इसके अरेंजमेंट ऑफ फेजेस की हम बात करें, अरेंजमेंट ऑफ फेजेस की अगर इसमें हम बात करें तो क्या रहेगा? रिलेटिवली स्मॉल स्फीयर लाइक Fe3C पार्टिकल in an alpha ferrite matrix। ये आपको इसके लिए याद रखना है। होगा क्या है? अल्फा फेराइट की मैट्रिक्स होगी। ठीक है, और इसमें जो Fe3C है ये कैसा होगा? स्फीयर लाइक होगा। ठीक है, जो Fe3C होगा ये स्फीयर लाइक होगा और बीच बीच में कहीं कहीं पर आपको देखने को मिल सकता है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं स्फेरोडाइट के लिए। सबसे ज्यादा जो मेन पॉइंट है इसमें कौन कौन से फेज प्रेजेंट रहते हैं, तो ये आपका अल्फा फेराइट और Fe3 से मिलकर बना होता है। अगर इसके मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं तो ये सॉफ्ट एंड डक्टाइल। ठीक है, मैं कह सकता हूं कि सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यह है इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को लेकर। ठीक है, ये पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। फेज की अगर इसमें हम बात करेंगे तो अल्फा फेराइट और Fe3C आप सभी जान गए होंगे ये क्या होता है? सीमेंटाइट। और Fe3C जो इसमें होता है ये स्फीयर लाइक फॉर्म में होगा। ठीक है, छोटे छोटे आपको बॉल टाइप के दिखाई देंगे और अल्फा फेराइट मैट्रिक्स में देखने को मिलता है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं स्फेरोडाइट के लिए। एक बार जल्दी से देखिएगा, फिर बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट की तरफ, यानी कि पेरलाइट की तरफ। चलिए नेक्स्ट बच्चे हम इसमें बात करेंगे किसकी? पेरलाइट। तो सेकंड माइक्रो कॉन्स्टिट्यूएंट जो होता है ये आपका होता है परलाइट। चलिए तो पहले मैं आपसे पूछता हूं कि परलाइट किस किस से मिलकर बना होता है। देखते हैं कितने लोग बता पाते हैं कि परलाइट जो होता है यह किस किस से मिलकर बना होता है, या सीधा मैं कहता हूं कि इसमें कौन कौन से फेज प्रेजेंट होते हैं। अगर परलाइट की हम बात करें और मैं आपसे अगर पूछूं कि इसमें कौन कौन से फेज प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, फिर इसके टाइप की हम बात करते हैं। आपने सुना होगा एक आपका होता है कोर्स परलाइट, एक इसमें होता है कोर्स परलाइट और एक इसमें रहता है फाइन परलाइट। तो कोर्स परलाइट क्या होता है, फाइन परलाइट क्या होता है, इसमें कौन कौन से फेज प्रेजेंट होते हैं और इनकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या रहने वाली है। वेरी गुड। तो बच्चे अगर हम परलाइट की बात करते हैं तो ये भी आपका फेराइट से और सीमेंटाइट से मिलकर बना होता है। ठीक है, दूसरा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपको इसके बारे में याद रखना है, ये जो अरेंजमेंट होता है फेराइट का और सीमेंटाइट का ये लैमिलार इन स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा परलाइट के लिए क्वेश्चन भी आता है कि अगर इसे माइक्रोस्कोप से हम देखते हैं, ठीक है, अगर परलाइट को माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो यह किस तरह का दिखाई देगा। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि परलाइट जो होता है इसका लैमिलार स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, इसका बेसिकली मतलब क्या है कि जब इसे माइक्रोस्कोप से हम देखते हैं, माइक्रोस्कोप से देखा जाता है तो ये अरेंजमेंट जो दिखता है ये आपको फिंगरप्रिंट की तरह दिखाई देगा, ये आपको फिंगरप्रिंट्स की तरह दिखाई देता है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना। तो क्या बोलेंगे, परलाइट कंसिस्ट ऑफ ऑल्टरनेट लेयर ऑफ फेराइट एंड सीमेंटाइट। परलाइट कंसिस्ट ऑफ alternate layers of ferrite and cementite,
ferrite and cementite, and it is ठीक है, एक के बाद एक लेयर, एक लेयर इसमें फेराइट की होगी, एक सीमेंटाइट, एक फेराइट, एक सीमेंटाइट, एक फेराइट, एक सीमेंटाइट, एक फेराइट, एक सीमेंटाइट। ठीक है, इस तरह से ऑल्टरनेट लेयर आपको देखने की मिलेगी फेराइट की और सीमेंटाइट की। और जब माइक्रोस्कोप से इसे देखा जाता है तो ये कैसा होता है, लैमिनार इन स्ट्रक्चर होता है, जिसका बेसिकली मतलब क्या है, ये आपको फिंगरप्रिंट्स की तरह दिखाई देता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बच्चे, मैंने आपसे कहा कि परलाइट जो होता है इसे दो पार्ट में हम तोड़ लेते हैं। एक आपका इसमें होता है कोर्स परलाइट और दूसरा आपका इसमें होता है फाइन परलाइट। ये क्लासिफिकेशन हमने जो किया है बेसिकली यहां पर जो इसके मॉलिक्यूल्स होते हैं इसके साइज के अकॉर्डिंग हमने किया है। ठीक है, अगर साइज बड़ा है तो ये आपका होता है कोर्स परलाइट, और अगर साइज छोटा है तो इसे हम बोलते हैं फाइन परलाइट। ठीक है, तो परलाइट को हम बेसिकली दो पार्ट में तोड़ लेते हैं। एक आपका होता है कोर्स परलाइट, एक आपका होता है कोर्स परलाइट, और दूसरा कौन सा होता है, दूसरा इसमें होता है फाइन परलाइट। ठीक है, साइज के अकॉर्डिंग इसे दो पार्ट में तोड़ लिया जाता है। एक आपका होता है कोर्स परलाइट और एक होता है फाइन परलाइट। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, व्हेन थिक एंड widely spread layer it is coarse perlite, और दूसरा क्या है, when thin and closely spread layer it is fine perlite। ठीक है, तो क्या है, सबसे पहला परलाइट किससे मिलकर बना है, तो ये आपका ऑल्टरनेट लेयर ऑफ फेराइट और सीमेंटाइट से मिलकर परलाइट बना हुआ है। ठीक है, अगर माइक्रोस्कोप से हम देखते हैं तो ये आपको फिंगरप्रिंट्स की तरह दिखाई देता है। साइज के अकॉर्डिंग इसे दो पार्ट में हम तोड़ लेते हैं, एक होता है कोर्स परलाइट और दूसरा होता है फाइन परलाइट। ठीक है, जब एटम का साइज कैसा है, इस तरह से ये आपको बड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये आपका हो जाता है कोर्स। ठीक है, और जब साइज कैसा रहेगा, मॉलिक्यूल्स का छोटा छोटा रहता है, तो ये इसे हम बोलते हैं फाइन परलाइट। चलिए फिर बच्चे बात आती है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज की। इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टीज क्या रहने वाली है, तो बच्चे परलाइट की हम बात करें और इसका कंपैरिजन हम करेंगे स्फेरोडाइट से। ठीक है, तो स्फेरोडाइट के लिए हमने बोला कि वो आपका होता है सॉफ्ट एंड डक्टाइल, और परलाइट की अगर हम बात करें तो ये होता है हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। ठीक है, परलाइट कैसा रहेगा, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग रहता है। डक्टिलिटी की हम बात करें तो कोर्स परलाइट की डक्टिलिटी स्फेरोडाइट से कम रहती है, और इसी तरह से जब हम फाइन परलाइट की बात करते हैं तो इसकी डक्टिलिटी कोर्स परलाइट से कम रहती है। सबसे ज्यादा डक्टाइल आपका कौन सा है, स्फेरोडाइट है, उससे कम आपका कोर्स परलाइट है, और उससे कम आपका कौन सा है, फाइन परलाइट है। डक्टिलिटी का ये ऑर्डर आपको याद रखना है क्योंकि ये कंपैरिजन पेपर में आपका पूछा जा सकता है। तो अगर हम परलाइट की बात करेंगे, ये कैसा होता है, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। परलाइट आपका होता है हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग। अगर डक्टिलिटी की हम बात करते हैं, डक्टिलिटी ऑफ कोर्स परलाइट is lesser than स्फेरोडाइट। ठीक है, और फाइन की अगर हम बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, डक्टिलिटी is lesser than कोर्स परलाइट। बोलो भाई, ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं या इसमें कोई कंफ्यूजन, जल्दी से एक बार मुझे बताओ कि ये सारे पॉइंट्स क्लियर हैं या इनमें कोई कंफ्यूजन।
परलाइट कैसा होता है, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग रहेगा, माइक्रोस्कोप से देखने पर फिंगरप्रिंट्स, ठीक है, दो पार्ट में तोड़ लेते हैं, एक आपका इसमें कोर्स परलाइट, एक आपका इसमें फाइन परलाइट। अगर डक्टिलिटी की हम बात करेंगे, ठीक है, तो डक्टिलिटी कोर्स परलाइट की आपकी किससे कम रहने वाली है, स्फेरोडाइट से कम रहने वाली है। और अगर फाइन परलाइट की हम बात करेंगे, इसकी डक्टिलिटी कोर्स परलाइट से कम रहने वाली है, ठीक है। और ये भी किससे मिलकर बना होता है, अल्फा फेराइट प्लस Fe3C, ऑल्टरनेट लेयर ऑफ फेराइट एंड सीमेंटाइट, या सिंपल आप बोल सकते हो अल्फा फेराइट प्लस Fe3। ये सारे पॉइंट आपको इसके लिए याद रखना। जल्दी से एक बार देख लो। ये कैसा है, थिक एंड वाइडली स्प्रेड, ठीक है। और फाइन की बात करोगे तो कैसा है, थिन एंड क्लोजली स्प्रेड। और ये आपने जाना है स्फेरोडाइट के बारे में। चलिए फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब बच्चे हमने अभी तक जितना भी देखा है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चन उठाकर देखते हैं, तब आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि जितना आप पढ़ रहे हो इसके अकॉर्डिंग आप क्वेश्चन सोल्व कर पाते हो या क्वेश्चन सोल्व नहीं हो पाते, ठीक है। तो एक बार जल्दी से देखो और क्वेश्चन ट्राई करना स्टार्ट करो। पहला क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है, व्हेन 1% प्लेन कार्बन स्टील is slowly cooled from the molten state to 740 degree Celsius, the resulting structure will contain, ठीक है। कार्बन स्टील है, ठीक है, और 1% क्या है, इसमें कार्बन है। इसे धीरे धीरे ठंडा करते हैं, कितने टेम्परेचर तक, 740 डिग्री सेल्सियस तक, ठीक है। कहां से, मोल्टन स्टेट टू 740 डिग्री सेल्सियस। आपको बताना है कि जो स्ट्रक्चर मिलेगा कूल करने के बाद, ठंडा करने के बाद जो स्ट्रक्चर मिलने वाला है, ठीक है, उसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर या फेज प्रेजेंट रहने वाले हैं, ठीक है। ऑप्शन ए कहता है परलाइट एंड सीमेंटाइट, बी कहता है फेराइट एंड सीमेंटाइट, सी कहता है ऑस्टेनाइट एंड फेराइट, डी कहता है ऑस्टेनाइट एंड सीमेंटाइट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, देखो कि आप इसे सोल्व कर पाते हो या नहीं, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन सॉल्यूशन तभी हो पाएगा जब आपने इससे पहले की क्लासेस को बड़े ध्यान से देखा होगा। तो जल्दी से एक बार क्वेश्चन देखो और देखो कि आप इसका सॉल्यूशन कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। आयरन कार्बन डायग्राम जो है उसे ध्यान से देखो, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने की कोशिश करो। चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए तो एक बार मैं आपको आयरन कार्बन डायग्राम दिखाता हूं, फिर आप थोड़ा सा इसे रिलेट करना। देखना बच्चे ध्यान से, देखिए सबसे पहला यहां पर इस क्वेश्चन में कार्बन की परसेंटेज आपको दी गई है, ठीक है, और कितनी दी गई है, 1%। चलिए ध्यान से ऑब्जर्व करना बच्चे, अगर इस कार्बन परसेंटेज की हम बात करते हैं तो यहां पर ये 2 गिवन है और ये 0.8 गिवन है, ठीक है। तो हम कहीं यहां रहने वाले हैं, ठीक है, हम कहीं यहां पर रहने वाले हैं, ठीक है। 2 से कम और 0.8 से ज्यादा, वहां पर कितनी परसेंटेज गिवन है, 1% गिवन है। दूसरा, टेम्परेचर कितना गिवन है, टेम्परेचर गिवन है मोल्टन स्टेट टू 740 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। अगर मोल्टन स्टेट की आप बात करोगे तो कहीं यहां पर रहने वाले हो, यहां पर मोल्टन स्टेट होगी और धीरे 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 इसे ठंडा करना स्टार्ट करोगे, ठीक है, और 740 आपका कहीं यहां तक रहने वाला है। ध्यान से देखो, कार्बन की परसेंटेज कितनी है, 1% कार्बन गिवन है, यानी कि 2% से कम और 0.8% से ज्यादा। दूसरा, टेम्परेचर कितना गिवन है, मोल्टन स्टेट टू 740 डिग्री सेल्सियस, तो हम कहीं यहां तक आने वाले हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, सबसे पहला जो डेटा आपको गिवन है यहां पर क्या कहता है, मोल्टन स्टेट टू
मोल्टन स्टेट टू 740 डिग्री सेल्सियस इसकी क्या की गई है, कूलिंग की गई। और दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है, कार्बन की परसेंटेज कितनी है, 1% कार्बन। ठीक है, चलो तो डायग्राम एक बार बनाओ, देखो फिर से ऑब्जर्व करो इस चीज को और देखो कि आंसर कर पाते हो या नहीं। ऑप्शन ए कहता है कि परलाइट एंड सीमेंटाइट मिलेगा, बी कहता है फेराइट एंड सीमेंटाइट मिलेगा, सी कहता है ऑस्टेनाइट एंड फेराइट मिलेगा, डी कहता है ऑस्टेनाइट एंड सीमेंटाइट मिलेगा। देखिए अब ध्यान से देखना बच्चे, परलाइट की फॉर्मेशन की हम जो बात करते हैं ये कितने टेम्परेचर पर हम करते हैं, ठीक है, 723 डिग्री सेल्सियस से नीचे। अगर आप यहां पर परलाइट की बात करोगे, ठीक है, तो परलाइट आपका कहीं 723 से नीचे जाकर फॉर्म हुआ है, ठीक है, यहां से बनना स्टार्ट हुआ है, या इस लाइन के नीचे हम परलाइट की बात कर रहे हैं। भाई परलाइट आपका यहां पर भी लिखा हुआ है, परलाइट आपका यहां पर भी लिखा हुआ है, परलाइट आपका यहां भी लिखा हुआ है, इससे ऊपर तो नहीं है, यानी कि 740 पर हमें परलाइट तो नहीं मिलेगा। ठीक है, दूसरा आप फेराइट की बात कर रहे हो तो फेराइट यहां पर है, ठीक है, और सीमेंटाइट जो है इससे ऊपर है, ऑस्टेनाइट जो है इससे ऊपर है, ठीक है। और दूसरा अगर आप सीधे सीधे बात करोगे तो यहां पर आपको एक मिक्सचर मिलता है किसका, सीमेंटाइट, ऑस्टेनाइट और लैडेब्यूराइट का, ठीक है, सीमेंटाइट, लैडेब्यूराइट और ऑस्टेनाइट का। तो जब आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखोगे तो ऑप्शन ए तो सीधा हटा दोगे, ठीक है, और 740 पर, ठीक है, इस ये जो आपको कंडीशन गिवन है इस पर आपको क्या मिल सकता है, ऑस्टेनाइट प्लस सीमेंटाइट। अगर उस डायग्राम को ध्यान से देखोगे तो आपको कहीं पर फेराइट नहीं दिख रहा है, ऑस्टेनाइट एंड फेराइट ऐसा कॉम्बिनेशन तो कहीं नहीं बना, तो डी ऑप्शन जो है ये आपका करेक्ट हो सकता है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन के लिए आपका कौन सा होगा, ऑस्टेनाइट एंड सीमेंटाइट। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लेकिन आंसर तभी कर पाओगे जब इस डायग्राम को आप अच्छे से ऑब्जर्व करना सीख लोगे। ठीक है, तो जो कॉम्बिनेशन बन सकता है इसके अकॉर्डिंग कौन सा हो सकता है आपका, ऑस्टेनाइट का और सीमेंटाइट का। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के लिए आपका बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। ठीक है राहुल, वेरी गुड। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन आपके इस तरह के हैं कि अगर आप ध्यान से चीजों को नहीं देखोगे तो ऐसे क्वेश्चन ना तो आपको याद होने वाले हैं, और दूसरा पेपर में जाकर भी इन्हें आप गलत कर दोगे। गिवन द एटॉमिक वेट ऑफ Fe इज 56, ठीक है, यहां पर Fe को क्या बोलते हैं, आयरन। ये चीज मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, Fe क्या होता है, ये आपका आयरन है, और क्वेश्चन में इसका एटॉमिक वेट आपको गिवन है, एटॉमिक वेट आपको गिवन है, और कितना गिवन है, ये आपको 56 गिवन है। कार्बन की आप बात करोगे तो C कार्बन, ये आपका कितना होता है, एटॉमिक वेट इसका आपको गिवन है कितना, 12। कार्बन का एटॉमिक वेट कितना गिवन है, 12। तो ये सारी चीज आपको क्वेश्चन में गिवन है। क्या पूछता है, द वेट परसेंटेज ऑफ कार्बन इन सीमेंटाइट यानी कि Fe3C इज, ठीक है, आपको कार्बन का वेट परसेंटेज बताना है किसमें, Fe3C में यानी कि सीमेंटाइट में। कार्बन का वेट परसेंटेज कितना होगा Fe3C यानी कि सीमेंटाइट में। चलिए जल्दी से देखो, ट्राई करो। ठीक है, अब देखिएगा बच्चे, ध्यान से देखना। ठीक है मोहित, वेरी गुड। चलिए ध्यान से समझना, Fe3C इसे ऊपर हम क्या बोलते हैं, इसे बोला जाता है सीमेंटाइट। ठीक है,
अगर Fe3C में टोटल जो Fe के एटम है, ठीक है, और इनके एटॉमिक वेट की हम बात करता हूं तो कितने एटम है यहाँ पर? Fe के 3 एटम है, ठीक है, और एक का एटॉमिक वेट कितना है? एक का एटॉमिक वेट है 56, और ये कितना हो जाता है? यानी कि सिर्फ और सिर्फ अगर आयरन एटम की मैं बात करता हूं और इसका एटॉमिक वेट निकालता हूं, 3 यहाँ पर एटम है इसके, तो 3 इंटू 56 कितना हो जाता है? ये आपका हो जाता है 168, ठीक है, ये हो जाता है 168, क्योंकि यहाँ पर Fe के कितने एटम हैं? Fe के यहाँ पर 3 एटम। अगर मैं कार्बन की बात करता हूं तो कार्बन आप क्लियरली देख सकते हो कि कार्बन का यहाँ पर सिर्फ एक ही एटम है, ठीक है, और एक का कितना है? 12, तो टोटल कितना हो जाता है? 12। और हमें निकालना क्या है? हमें निकालना है यहाँ पर वेट परसेंटेज ऑफ कार्बन इन सीमेंटाइट। तो परसेंटेज आप कैसे निकालते हो? ठीक है, परसेंटेज निकालने के लिए क्या करोगे? कार्बन का जितना एटॉमिक वेट है 12 है, और टोटल Fe3C का कितना है? 168 है, ठीक है, और इसकी परसेंटेज जब आप निकालोगे तो ये आपकी आती है इंटू 100 करोगे परसेंटेज निकालने के लिए, तो ये आपकी आ जाएगी 6.67%। ये आपकी आ जाती है 6.67%, ठीक है, 12 प्लस 168। टोटल Fe3C के वेट की बात करोगे ना, अगर टोटल की बात करोगे, टोटल Fe3C ये कितना हो जाएगा? 168 प्लस यानी कि 180। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है परसेंटेज निकालने का। किसका निकालना है? ठीक है, कार्बन का निकालना है, तो 12 अपॉन टोटल। इसी तरह से अगर आपसे पूछता कि आयरन का निकालो, तो आयरन का कितना है? 168 डिवाइडेड बाय क्या कर देते? टोटल। और ये अराउंड जब आप इसे निकालोगे कितना आएगा? 93 पॉइंट समथिंग। जब आप इस परसेंटेज को कैलकुलेट करोगे तो ये कितना आएगा आपको? ये आएगा अराउंड 93.3, 93.3%। किसके लिए? आयरन के लिए 93.3। चलिए, इसके अलावा अगर मैं सिंपल आपसे कुछ और क्वेश्चन पूछूं इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर, मैं आपसे पूछता हूं कि मीथेन क्या होता है? CH4। मीथेन क्या होता है? CH4। मैं आपसे कहता हूं कि इसमें हाइड्रोजन की वेट परसेंटेज निकालो। मीथेन CH4 में हाइड्रोजन की वेट परसेंटेज निकालो। मीथेन CH4 में हाइड्रोजन की वेट परसेंटेज निकालो। तो कैसे निकालोगे? ठीक है, तो CH4 कार्बन का आप जानते हो कितना होता है? 12। हाइड्रोजन की बात करोगे तो कितना होता है? हाइड्रोजन क्या होता है? 1H1। ठीक है, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना हो जाता है? अगर हाइड्रोजन के एटॉमिक वेट की बात करोगे तो ये कितना हो जाता है? 1। चलिए, तो सबसे पहले CH4 का टोटल आपको निकालना है। कैसे निकालोगे? 1 इंटू C प्लस 4 इंटू H। एक कार्बन का कितना है? 12। एक हाइड्रोजन का कितना है? 1। तो ये कितना हो जाएगा? टोटल 16। अगर सिर्फ और सिर्फ कार्बन की बात करोगे, एक ही एटम है, तो ये 12, और हाइड्रोजन कितने हैं? 4 हाइड्रोजन, तो ये कितना हो जाएगा? 4। तो आपको जिसकी भी वेट परसेंटेज निकालनी है, अगर कार्बन की निकालनी है तो क्या करोगे? 12 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 100। इसी तरह से अगर आपको हाइड्रोजन की निकालनी है तो क्या करोगे? 4 डिवाइडेड बाय 16 इंटू 100। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, बाकी से आप कन्वर्ट कर सकते हो परसेंटेज में। तो आपको Fe3C सीमेंटाइट का निकालना है। सबसे पहले आपने क्या किया? टोटल का निकाल लो। टोटल का कैसे निकालोगे? 3 इंटू 56 प्लस 1 इंटू 12, क्योंकि कार्बन का एक ही एटम है और आयरन के 3 एटम है, ठीक है, तो 3 से मल्टीप्लाई करा 56, टोटल मिला 168। कार्बन का कितना मिला? 12। टोटल आपने निकाला तो कितना हो गया? 180। ठीक है, आपसे यहां पर पूछा गया है वेट परसेंटेज ऑफ कार्बन, तो कार्बन कितना है यहाँ पर? 12 है, ठीक है। अगर कार्बन के एटॉमिक वेट की बात करोगे टोटल की तो 12 है, ठीक है,
और टोटल Fe3C का कितना है 180, तो 12 डिवाइडेड बाय 180 इंटू 100 कितना आएगा 6.67% निकल कर आता है। ठीक है, और आपको मैंने पहले भी बता दिया है जब हमने आयरन कार्बन डायग्राम पढ़ा था, ठीक है, तो इसे मैंने बताया था कि राइट साइड में जो वर्टिकल लाइन होती है ये आपको क्या बताती है कि यहां पर मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ कार्बन है, इससे ज्यादा अगर कार्बन आप ऐड करते हो तो फेज में कोई भी वेरिएशन नहीं होगा और यहां पर आपको एक वर्टिकल लाइन दिखाई देगी। ठीक है, और यह कितनी कार्बन की परसेंटेज पर आती है, यह 6.67% कार्बन के लिए आती है। इसी तरह से जब आप इसमें आयरन का वेट परसेंटेज निकालोगे तो क्या करोगे, टोटल आयरन का कितना एटॉमिक वेट हो गया 168, 168 डिवाइडेड बाय 180 कितना आता है 93.3%। क्लियर है। चलिए पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है लेकिन सॉल्यूशन तभी हो पाएगा जब हर एक पॉइंट को आप ध्यान से देखो। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो और फिर देखो किस तरह से आप इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। डिनोटिंग L एज लिक्विड, ठीक है, एंड M एज सॉलिड। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो नोटेशन आपको लेने हैं, ठीक है, L का मतलब यहां पर क्या है लिक्विड है और M यहां पर क्या है सॉलिड। डिनोटिंग L एज लिक्विड एंड M एज सॉलिड इन ए फेज डायग्राम। ठीक है, बेसिकली आयरन कार्बन डायग्राम की बात हो रही है। विद द सबस्क्रिप्ट्स रिप्रेजेंटिंग डिफरेंट फेजेस। ठीक है, जो 1 2 3 लिखे हुए अलग अलग फेज की बात कर रहे हैं। ए यूटेक्टोइड रिएक्शन इज डिस्क्राइब्ड बाय। ठीक है, तो आपको यहां पर बताना है कि जो ऑप्शन गिवन है इनमें से कौन सा ऑप्शन बताता है कि ये एक यूटेक्टोइड एग्जांपल है। जो ऑप्शन आपके सामने गिवन है आपको ऑब्जर्व करना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन बताता है कि एक यूटेक्टोइड रिएक्शन हो रही है। Denoting L as liquid and M as solid in a phase diagram with subscripts representing different phases, a eutectoid reaction is described by। आपको ऑप्शन देखकर बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहां पर eutectoid रिएक्शन का एक एग्जांपल हो सकता है। बोलो भाई। तो सबसे पहले आपको करना है कि यहाँ पर यूटेक्टोइड रिएक्शन लिखनी है। ठीक है, यूटेक्टोइड रिएक्शन में क्या होता है, सबसे पहले देखो कि यूटेक्टोइड रिएक्शन में क्या होता है। आयरन कार्बन डायग्राम बनाओ और देखो किस पॉइंट पर यूटेक्टोइड रिएक्शन होती है। बेसिकली 3 रिएक्शन की हमने बात की थी, एक आपकी यूटेक्टोइड रिएक्शन थी, एक आपकी यूटेक्टिक और तीसरी आपकी पेरिटेक्टिक। तो सबसे पहले आपको यूटेक्टोइड रिएक्शन लिखनी है। करो भाई सॉल्यूशन करो जल्दी। चलिए बहुत अच्छे, तो एक बार मैं आपको दिखा देता हूं फिर से यूटेक्टोइड रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे कि जब यूटेक्टोइड रिएक्शन होती है तो गामा ऑस्टेनाइट को जब कूल करते हैं तो ये आपका एक मिक्सचर बनता है किस किस का। यहां पर हम बात करते हैं फेराइट की और सीमेंटाइट की, जिसे हम बोलते हैं परलाइट। चलिए एक बार देख लेते हैं। तो इस पॉइंट पर आपकी यूटेक्टोइड रिएक्शन होती है। ठीक है, जब गामा ऑस्टेनाइट को कूल करते हैं तो क्या मिलता है अल्फा प्लस Fe3C यानी कि फेराइट और सीमेंटाइट।
रिएक्शन एक बार देख लेते हैं क्या थी। ये रही आपकी यूटेक्टोइड रिएक्शन, ठीक है। जब गामा ऑस्टेनाइड को कूल करते हैं तो क्या मिलता है, अल्फा प्लस Fe3C मिलता है, ठीक है, यानी कि परलाइट मिलता है, और इसे क्या बोलते हैं, डिकम्पोज रिएक्शन, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है, यहां पर आपका एक फेज है और ये दो में टूट जाता है, ठीक है। गामा जो है, गामा कितने प्रोडक्ट में टूटा, ये आपका दो चीजों में टूट जाता है, तो इसी वजह से इसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। एक बार लिख लेते हैं इसे क्या हुआ है। अगर यूटेक्टोइड रिएक्शन की हम बात करते हैं तो आपका गामा ऑस्टेनाइड जो होता है, इसे कूल करने पर ये अल्फा प्लस Fe3C में टूट जाता है, ठीक है, और जिसे हम बोलते हैं परलाइट। चलिए क्या हुआ, अगर यूटेक्टोइड रिएक्शन की हम बात करते हैं तो क्या होता है, जब गामा ऑस्टेनाइड को कूल किया जाता है, यानी कि ठंडा किया जाता है, ठीक है, माइनस डेल्टा एच क्या बताता है कि हीट यहां से बाहर जा रही है, तो ये आपका अल्फा प्लस Fe3C में टूट जाता है, और अल्फा प्लस Fe3C को क्या बोलते हैं, इसी को बोला जाता है परलाइट, ठीक है। चलिए तो बच्चे यहां पर अब इनके एक बार स्टेट की बात कर लेते हैं कि ये किस किस स्टेट में रहने वाले हैं। बच्चे गामा की अगर हम बात करेंगे तो गामा यानी कि ऑस्टेनाइड आपका किस फेज में होता है, किस स्टेट में होता है, ये आपका सॉलिड स्टेट में होगा। भाई लिक्विडस लाइन से नीचे जितना भी हम बात करते हैं सभी आपके फेज सॉलिड स्टेट में होते हैं। जब आप डायग्राम देखोगे देखिएगा, इस लाइन से नीचे जितना भी आपको सब कुछ दिख रहा है, ठीक है, अगर इस लाइन के नीचे की हम बात करते हैं तो यहां पर जितना भी आपको दिख रहा है ये सभी आपका सॉलिड स्टेट में रहने वाला है, ठीक है। इस लाइन के ऊपर मोल्टन स्टेट होती है, यानी कि लिक्विड स्टेट में रहेगा। गामा होगा जो आपका ऑस्टेनाइड जो होता है ये बेसिकली आपका सॉलिड स्टेट में होगा, और इसी तरह से अगर अल्फा और Fe3C की हम बात करते हैं ये भी आपका सॉलिड स्टेट में होगा। यहां पर अगर आप बात करोगे गामा जो है ये आपका सॉलिड स्टेट में है, अगर अल्फा की बात करोगे तो ये भी बेसिकली आपका किस में है, सॉलिड स्टेट में है, और अगर Fe3C की बात करोगे तो ये भी आपका किस में है, सॉलिड स्टेट में है। तो ये तीनों ही क्या है, सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। और आपको ऊपर कुछ सिंबल गिवन है, L जो गिवन है वो लिक्विड के लिए गिवन है, और M जो गिवन है ये आपको सॉलिड के लिए गिवन है। तो बेसिकली हुआ क्या है, एक आपका सॉलिड दो सॉलिड में टूट जाता है, तो मैंने कहा कि ये M1 है, ये M2 है, और ये M3 है, ठीक है। तो मैं क्या कह सकता हूं, M1 जो है ये आपका M2 प्लस M3 में चला जाता है, या सिंपल आपका एक सॉलिड दो सॉलिड में बदल जाता है। अब एक बार ऑप्शन देखिएगा, यहां पर बात करता है लिक्विड की, L1 किस में जाता है, दो सॉलिड में जाता है, ऐसा हो रहा है नहीं, एक सॉलिड आपका दो सॉलिड में जा रहा है। अगर इसकी आप बात करोगे तो सेम ये भी वही कहता है, ठीक है, लिक्विड की बात करता है। ऑप्शन डी की अगर बात करें तो ये कहता है कि दो सॉलिड एक सॉलिड में कन्वर्ट हो जाते हैं, ठीक है, ऐसा हो पाता, लेकिन जब हम हीट करने की बात करते हैं, तब ऐसा हो पाता, लेकिन कूल करने की बात की गई है, तो ये भी ऑप्शन आपका क्या है, इनकरेक्ट है। अगर राइट आंसर की हम बात करेंगे तो ए आंसर यहां पर बिल्कुल सही रहने वाला है। क्वेश्चन है, लेकिन सॉल्यूशन मैं फिर से कहता हूं तभी हो पाएगा जब आप हर एक पॉइंट को अच्छे से देखते हुए चलोगे। तो M1 आपका जाएगा M2 प्लस M3 में, L आपको बताता है लिक्विड और M आपको बताता है सॉलिड स्टेट, ठीक है। ये क्या है, बेसिकली आपकी स्टेट है, ये बेसिकली क्या है, स्टेट है, एक लिक्विड स्टेट की बात करता है और एक सॉलिड स्टेट की बात करता है। बोलो भाई, इतनी बात आपको क्लियर होती है या इसमें कहीं कंफ्यूजन है? चलिए फिर आगे चलते हैं थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द रिएक्शन दैट ऑन हीटिंग वन सॉलिड फेज यील्ड्स अनदर सॉलिड फेज टुगेदर विद वन लिक्विड फेज, ठीक है। यहां पर क्या कहता है कि गर्म करने पर, इस क्वेश्चन में क्या कहता है कि आपका एक सॉलिड फेज है, एक आपका सॉलिड फेज है, ठीक है, इसे गर्म करने पर ये आपका सॉलिड फेज प्लस
लिक्विड फेज में चला जाता है। ऐसी कौन सी रिएक्शन होती है जिसमें गर्म करने पर सॉलिड फेज आपका एक सॉलिड फेज और एक लिक्विड फेज में चला जाता है? द रिएक्शन दैट ऑन हीटिंग वन सॉलिड फेज yields अनदर सॉलिड फेज टुगेदर विद वन लिक्विड फेज। ऐसी कौन सी रिएक्शन होती है जिसमें एक सॉलिड को गर्म करने पर यह एक सॉलिड फेज प्लस लिक्विड फेज में चला जाता है? तो यूटेक्टोइड होती है, यूटेक्टिक होती है। देखिए, अगर यूटेक्टोइड की हम बात करेंगे तो आप देख चुके हो कि यहां पर कहीं भी लिक्विड की बात नहीं की जाती है, तो ऑप्शन डी तो हटा दो। दूसरा, अगर यूटेक्टिक की आप बात करोगे तो यूटेक्टिक में होता क्या है, बेसिकली दो सॉलिड फेज आपके एक लिक्विड फेज में जाते हैं। अगर यूटेक्टिक की बात करोगे तो यहां पर क्या हुआ है, बेसिकली हीट करने पर, यहां पर हीट करने पर देखिएगा एक बार ध्यान से, गामा आपका क्या है, सॉलिड, Fe3C क्या है, सॉलिड, तो इसे हीट करेंगे तो ये आपका मोल्टन फॉर्म में चला जाता है, तो ये भी नहीं होगा। ये कौन सी होती है, यूटेक्टिक होती है। चलिए एक बार इधर आइएगा, अगर पेरिटेक्टिक की हम बात करें तो यहां पर आप देख सकते हो गामा क्या है, गामा यहां पर सॉलिड है, ठीक है, और डेल्टा प्लस है, लिखा हुआ ही है, जो डेल्टा होगा ये आपका सॉलिड होगा और एक आपका यहां पर लिक्विड रहने वाला है, ठीक है। तो अगर आप क्या करोगे, पेरिटेक्टिक रिएक्शन की बात करते हैं और हीटिंग की अगर बात करेगा तो गामा ऑस्टेनाइट आपका चला जाता है डेल्टा फेराइट प्लस लिक्विड में। अगर यहां पर हम पेरिटेक्टिक रिएक्शन की बात करते हैं, ठीक है, अगर आप पेरिटेक्टिक की बात करते हो तो पेरिटेक्टिक में बेसिकली क्या होगा, ये सॉलिड फेज आपका गामा रहने वाला है, ठीक है, गामा ऑस्टेनाइट, गामा ऑस्टेनाइट, ये सॉलिड फेज आपका डेल्टा फेराइट और ये आपका लिक्विड रहने। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका ए पार्ट क्या है, बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। ठीक है, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फॉलोइंग इज रॉन्ग अबाउट ए फेज डायग्राम। ठीक है, हमने जो आयरन कार्बन डायग्राम देखा है तो कुछ स्टेटमेंट्स आपके सामने गिवन है, कुछ ऑप्शन आपके सामने गिवन है, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है। इट गिव्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑन, इट गिव्स इंफॉर्मेशन ऑन ट्रांसफॉर्मेशन रेट्स, relative amount of different phases can be found under given equilibrium condition, it indicates the temperature at which different phases start to melt, solid solubility limits are depicted by it। तो फेज डायग्राम के लिए कुछ इंफॉर्मेशन आपको गिवन है और आपको बताना है कि इनमें से कौन सी इंफॉर्मेशन इनकरेक्ट है। बोलो भाई, क्या आंसर आने वाला है। ये ऐसे क्वेश्चन है पेपर में अगर आपके सामने आ जाएंगे ना, कुछ नहीं कर पाओगे। दिमाग चलाना अगर नहीं जानते हो तो पढ़ने के बाद भी कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, वेरी गुड। मनीष बहुत अच्छे। चलिए ध्यान से देखिएगा बच्चे, हमने जो फेज डायग्राम देखा है बेसिकली, फेज डायग्राम आपका जो था ये आपका
फेज डायग्राम आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए, ठीक है। दूसरा, यहां पर हम कहीं भी ट्रांसफॉर्मेशन रेट्स की बात नहीं करते हैं, ठीक है। जो रेट की बात की जाती है ये बेसिकली आपके ट्रिपल टी कर्व में की जाती है, ठीक है। टाइम, टेम्परेचर एंड ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो जो कूलिंग रेट में जो वेरिएशन हम करते हैं ये आपका बेसिकली ट्रिपल टी डायग्राम जो होता है, ठीक है। वहां पर हम देखते हैं फेज डायग्राम में कहीं भी हम रेट को वेरी कराने की बात नहीं करते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए ये आपका सही रहेगा, ठीक है। बाकी फेज डायग्राम के लिए क्या है, एक इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, ठीक है। यहां पर ए पार्ट हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, यूटैक्टिक प्रोडक्ट इन एफईसी सिस्टम इज कॉल्ड। जब आपकी यूटैक्टिक रिएक्शन होती है तो इसमें जो प्रोडक्ट मिलता है यूटैक्टिक रिएक्शन जो होती है इसमें जो प्रोडक्ट मिलने वाला है ये कौन सा प्रोडक्ट मिलने वाला है। यूटैक्टिक रिएक्शन में जो प्रोडक्ट मिलने वाला है ये कौन सा प्रोडक्ट मिलने वाला है। यूटैक्टिक रिएक्शन जो होती है इसमें जो प्रोडक्ट मिलने वाला है इनमें से कौन सा प्रोडक्ट मिलने वाला है। ऑप्शन ए कहता है परलाइट, बी कहता है बेनाइट, डी स्फेरोडाइट और सी कहता है लेडेब्यूराइट। तो बच्चे अगर इस क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो ये आप बिल्कुल क्लियरली आंसर कर सकते हैं, ठीक है। यहां पर हमें क्या मिलता है, लेडेब्यूराइट मिलता है। पर मैं आपको दिखा देता हूं डायग्राम में भी। ये देखिए, ये आपका यूटैक्टिक पॉइंट होता है, यहां पर यूटैक्टिक रिएक्शन होगी और यहां पर हमें क्या मिलता है, लेडेब्यूराइट मिलता है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपका सी पार्ट बिल्कुल करेक्ट रहने वाला है। चलिए, आज का लास्ट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन सबसे अच्छा है, ठीक है। इजी क्वेश्चन है और आपके पेपर में आने के लिए बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, लेकिन बहुत इजी है। अगर आयरन कार्बन डायग्राम आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ गया होगा तो इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत तेजी से निकाल सकते हो। बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन कहता है मैच लिस्ट वन नेम ऑफ मटेरियल विद लिस्ट टू कार्बन परसेंटेज कार्बन रेंज एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो द लिस्ट, ठीक है। लिस्ट वन आपके सामने गिवन है, हाइपो यूटेक्टोड स्टील, हाइपर यूटेक्टोड स्टील, हाइपो यूटेक्टिक कास्ट आयरन, हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन, ठीक है। और इसके अकॉर्डिंग आपको कार्बन की परसेंटेज गिवन है और बेहद ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए एक बार देख लेते हैं, डायग्राम से भी मैं आपको दिखा दूंगा, दूसरा क्लियरली यहां पर लिख लेते हैं। तो बच्चे अगर हाइपो यूटेक्टोड स्टील की हम बात करते हैं, ठीक है, तो ये परसेंटेज मैंने आपको बताई थी 0.08 से लेकर 0.008 से लेकर 0.8 तक रहने वाली है हाइपो यूटेक्टोड स्टील। हाइपर यूटेक्टोड स्टील की अगर हम बात करें तो 0.8 से लेकर 2 तक आपकी रहती है हाइपर यूटेक्टोड स्टील, ठीक है। अगर हाइपो यूटेक्टिक कास्ट आयरन की हम बात करें तो ये आपकी 2 से लेकर 4.3% तक रहने वाला है और हाइपर यूटेक्टिक कास्ट आयरन की हम बात करें तो ये आपका 4.3 से लेकर 6.67% तक रहने वाला है। अगर ऑप्शन की मैचिंग की हम बात करें तो मैंने लिखा ए बी सी डी। ए के लिए आपका जो करेक्ट ऑप्शन होगा ये 4 रहने वाला है। बी की अगर आप बात करोगे तो ये आपका 3rd, सी के लिए आपका 2nd और डी के लिए आपका 1st। तो 4 3 2 1 ए पार्ट आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट रहने वाला। अच्छा क्वेश्चन है लेकिन बेहद आसान क्वेश्चन है। तो एक बार इसे डायग्राम से भी देख लेते हैं, आपको और भी आसानी रहेगी इसे समझने के लिए। यहां से भी आप देख सकते हो।
ठीक है भाई, क्लियर हुआ? चलिए, बहुत अच्छे। तो यहाँ तक के सारे पॉइंट्स क्लियर हैं या कोई कंफ्यूजन? ठीक है, वेरी गुड। चलिए फिर आज के लिए इतने रखेंगे, और नेक्स्ट क्लास में जो हम डिस्कशन करने वाले हैं, ठीक है, वो हम करेंगे ट्रिपल टी डायग्राम। ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और यहाँ से एग्जाम में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ट्रिपल टी डायग्राम की बात करें। चलिए फिर आज के लिए इतने ही रखते हैं। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि आज हम लोगों ने क्या क्या कवर किया है। इसके आगे फिर हम पढ़ेंगे ट्रिपल टी डायग्राम। ठीक है बच्चे, फिर